हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज मैं फिर आपके सामने थर्ड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का 9th क्लास का टॉपिक। फर्स्ट लॉ क्या था? इनर्शिया था। सेकंड लॉ मोमेंटम था। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन लॉ है। ठीक है, इनर्शिया आपको पता ही है कि अपोज था पोजिशन। ठीक है, अगर स्टे है तो स्टे रहेगा, मतलब मूविंग है तो मूविंग रहेगा। ठीक है, सेकंड का था मोमेंटम और थर्ड है एक्शन रिएक्शन। सेकेंड लॉ में F बराबर M में भी आ गया था, एम बी पी इक्वल टू मोमेंटम इक्वल टू M और V। वेलोसिटी और मास पे डिपेंड करता है मोमेंटम। ओके, थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन। अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स लगाते हैं तो वो भी उतना फोर्स हमारे ऊपर लगाता है। इसको ही प्रूव करना है कि ये थर्ड लॉ है। ठीक है, मान लो हम खड़े हैं, स्टेट मोमेंटम हमारा 0 है, इनर्शिया पोजीशन में खड़े हैं। हम वॉकिंग करने लगते हैं। जैसे वॉकिंग करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? पुश करना पड़ेगा और फोर्स लगानी पड़ेगी ज़मीन के ऊपर। और जैसे अर्थ के ऊपर हम फोर्स लगाएंगे तो वो अपोजिट फोर्स हमारे को ऊपर लगाएगी, जिसकी वजह से हम चल सकते हैं। अब दो प्लेयर हैं फुटबॉल के, कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों इकट्ठे कर देते हैं फुटबॉल पे, एक इधर से अपोजिट डायरेक्शन से कर देते हैं, जिससे क्या है दोनों हर्ट हो जाते हैं। अब बुलेट इतनी होती है, गन इतनी होती है बड़ी, तो वो अपनी मोमेंटम उसको देती है, बुलेट को गन स्प्रिंग से देती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि गन हैवी होने की वजह से बुलेट का वेट कम है, गन का वेट ज़्यादा है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लगाएगी बुलेट, वो गन के वेट की अपेक्षा कम हो। ठीक है, कि मोमेंटम इक्वल टू एम वी। वेलोसिटी ज़्यादा, मास छोटा, मास बड़ा, वेलोसिटी कम। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब हम इसको प्रूव कर सकते हैं। हमने दो स्प्रिंग स्केल लिए, एक को हमने लगा दिया, फिक्स कर दिया एक वॉल पे, और उसके साथ में दूसरा फिक्स कर दिया। सेकंड वालों को हमने पुश करा। हम देखते हैं कि जितना फोर्स उसमें रीडिंग आ रही है उतनी ही पहले वाले में आएगी जो दीवार से फिक्स है। तो इसका मतलब कि एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर हुआ। कई बार देखते हैं सेलर जो है जब अपने बोट से उतरता है तो उसको पुश करता है बोट को, तब वो किनारे पे कूदता है। ठीक है, जंप करता है। ठीक है, ये सब आपकी समझ में आ गई। गन का एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। अब कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट, दो ऑब्जेक्ट हैं M1 M2, U1 U2 उससे जा रहे हैं, तो कोलिजन हुआ। जो U1 था वो ज़्यादा स्पीड ज़्यादा है, U2 छोटी है, कोलिजन हुआ। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ? तो फिर अपने उसी डायरेक्शन में चलते गए, लेकिन जो उसमें मोमेंटम हम निकाल लेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इजिकल टू F इजिकल टू जो उसने फोर्स पहले वाले की फोर्स थी इजिकल टू M1 और V2 माइनस V1 माइनस U1 अपॉन T, ऐसे दूसरे का निकल जाएगा। लेकिन अब एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में होगी वो दोनों फोर्स, तो हम दोनों को बराबर कर देंगे। तो एक ला आ जाएगा हमारे पास, M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, तो जो फोर्स ट्रांसफर हो रही है, अगर एक्सटर्नल फोर्स ना कुछ लगे तो मोमेंटम हमेशा बराबर होगा, कोलिजन से पहले भी कोलिजन के बाद भी। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए उसके ऊपर, बस ये बड़ा सिंपल फंडा है कि अगर एक्सटर्नल फोर्स लग रही है तब ये रूल नहीं लगेगा। अब मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको थर्ड लॉ के बारे में। ठीक है,
अब ये मान लो ये एक वाल है और ये हमने स्प्रिंग स्केल लगाया और ये हुक है ना, इससे फिर ये दूसरा लगा दिया और इधर से हमने इसको खींचा, तो इसमें रीडिंग और इसमें रीडिंग है ना, इसमें अगर 5 है तो इसमें 5 ही आएगी। ठीक है, ये स्प्रिंग जो बैलेंस है, ये स्प्रिंग बैलेंस लगा के हमने प्रूव करके दिखाया कि जितना एक्शन होगा उतना ही रिएक्शन होगा। ठीक है, टू अपोजिट फोर्सेस आर आल्सो नोन एज द एक्शन एंड रिएक्शन। अपोजिट फोर्स है एक्शन पॉजिटिव और ये रिएक्शन निगेटिव है ना, डायरेक्शन अलग अलग होंगे दोनों। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन की डायरेक्शन अलग अलग होगी। अब ये ए और बी मान लो है, तो इनमें दोनों में एक जितनी रीडिंग आएगी, इसमें 5 किलोग्राम आ रही है तो 5 किलोग्राम ही इसमें आएगी। हम और फोर्स लगाएंगे तो इसमें जितनी आएगी बढ़ेगी, उसमें उतनी इसमें भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फोर्स जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब बुलेट जो है ना, बुलेट जैसे हमने चलाई, ठीक है, एक्शन रिएक्शन का रूल है। मैंने आपको बुलेट के बारे में सारा कुछ समझा दिया था, गन के बारे में। ठीक है, अब जो सेलर है वो भी जब उतरता है तो अपनी बोर्ड को पीछे की तरफ धक्का देता है। ठीक है, जिससे कि उसको मोमेंटम मिलता है, MB। ठीक है, उसका वेट कम है, बोर्ड का वेट ज़्यादा है। अब बोर्ड को पीछे उठेगा तो बोर्ड उसको आगे धकेलेगी, तो अपने आप जो है एक्शन रिएक्शन होगा, तो आगे वो कूद जाता है बहुत दूर। ठीक है, ऐसी गन है, गन हमने चलाई, बुलेट का वेट बहुत कम है। ठीक है, और गन का वेट ज़्यादा है। ठीक है, तो जो हमें एक्शन होगा उसका जो रिएक्शन होगा वो कम होगा, क्योंकि वेट ज़्यादा है। मोमेंटम हमें पढ़ा था MV मोमेंटम और F = MA, ये हमने पढ़ा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में, इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। अब है कंजर्वेशन ऑफ, ये ऊपर से दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये MA किससे चल रहा है, UA स्पीड से। ये MB किससे चल रहा है स्पीड से, UB। ये हो गए कोलाइड। ठीक है, इसके नीचे लिख देता हूँ मैं, ये यहाँ लिख देता हूँ, ये आपके समझ में आएगा। MA MB, ठीक है, ये कोलाइड हुए, इसने फोर्स इधर लगाई, इसने फोर्स इधर, FAB FBA, FBA तो इधर लग रही है, ये FBA, ये FAB है। ठीक है, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे। फिर ये कोलिजन के बाद MA तो है ये VA होगी इसकी स्पीड, और MB की स्पीड क्या होगी, VB। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये हमने पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमने मोमेंटम इसका देखना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्स जो हैगा
वो कितना लगा रहे हैं कोलिजन पे। ड्यूरिंग कोलिजन पहले हमने देखना है, पहले कितना है, एफ ए बी इजिकल टू वी ए माइनस वी यू ए अपॉन टी एम ए। ठीक है, अंडरस्टैंड। और बाद में कितना हुआ, एम, ये आफ्टर कोलिजन फोर्स। ठीक है, एम बी वी बी माइनस यू बी माइनस ओ वी सॉरी वी बी, ये यू है ये बी है, यू बी अपॉन टी। लेकिन क्या है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट है उसमें क्या है, एफ ए बी एफ ए बी इक्वल टू माइनस एफ बी ए। ठीक है, तो बराबर का वो लगा रहे हैं दूसरे पे। ठीक है, ये थर्ड लॉ से हमने वो सीखा था। तो एम ए वी ए माइनस यू वी ए अपॉन टी इजिकल टू माइनस एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी। ठीक है, इसको हमने सोल्व करा। सोल्व करने के बाद इक्वेशन आ जाएगी एम ए यू ए प्लस एम बी एम बी यू बी इजिकल टू एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स कुछ ना लगे तो ये मोमेंटम बराबर रहता है। ठीक है, मोमेंटम मोमेंटा मोमेंटा ये प्लूरल वर्ड है मोमेंटम का, मोमेंटा। ठीक है, अब ये इसका ये एक दो हमने ये है ना ये निकाला m1, क्योंकि इसका मोमेंटम पहले वाली का कितना होगा एम यू ए और दूसरे वाली का एम यू बी, है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हमने यहाँ पे करके इसे निकाल दी, फोर्स कितनी लगेगी। ठीक है, उसके अनुसार ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके। हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें हार्ड सी टेस्ट ट्यूब ली, उसमें कॉर्क लगाई, उसको हमने गर्म करा, उसमें वाटर भर के। हम देखेंगे थोड़ी देर बाद वो कॉर्क एकदम भाग जाते हैं, क्योंकि वेपर वाटर के उसमें प्रेशर लगाते हैं जिससे कि वो उड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जो है बैलून को हमने एक स्ट्रा में लगाया और बैलून में हवा भर के बड़ा सा बैलून लिया, उसको चिपका दिया टेप से और उसको एक स्ट्रा को एक थ्रेड में लगा दिया। तो देखेंगे जैसे बैलून में से हवा निकलेगी तो स्ट्रा बैलून के साथ साथ आगे जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन करके बता रहा हूँ कि अब की आपकी समझ में सारा आ जाएगा कि क्या है। अब ये कह रहा है एक गर्ल ऑफ मास 40 kg। ठीक है,
जंप विद 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन स्टेशनरी कार्ड, ठीक है, विद फ्रिक्शनलेस, मतलब इतनी स्पीड से एक उस पे जो आपका होता है, ये कार्ड होती है जिसके ऊपर हम स्केटिंग करते हैं, उसके ऊपर वो कूदा, वो स्टेशनरी है कार्ड, ठीक है। इसका मतलब कि M1 व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ कार्ड, बाद में क्या होगी वेलोसिटी, वो पूछ रहा है कि जब वो कूद जाता है तो उसके बाद कितनी होगी, ठीक है। हमें पता है कि M1 U1 प्लस M2 U2 इजिकल टू क्या होगा, M1 40 kg की गार्ड 5 मीटर पर सेकेंड kg, ठीक है, प्लस 3 kg का कार्ड है, कार्ड 3 kg का है, ठीक है, विद 0 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ठीक है। ये आ गया हमारा 200 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा इधर का मोमेंटम, ठीक है। अब M1 V1 प्लस M2 V2, अब ये M1 M2, अब वो कार्ड के ऊपर चढ़ गया तो दोनों का वजन M1 प्लस M2 ये कंबाइन हो गया, ठीक है, 43, और V हमने निकालना है 43 V, ठीक है। V तो दोनों का एक ही हो जाएगा, है ना, तो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V, ठीक है, दोनों का हो जाएगा जब कार्ड के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 43 V इजिकल टू 200, V इजिकल टू 200 अपॉन 43 इजिकल टू 4.65 मीटर पर सेकेंड -1। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, चाहे गन का हो, चाहे ये हो, चाहे हॉकी प्लेयर का वो आपस में कोलाइड करें, है ना, मोमेंटम ट्रांसफर कैसे होगा, उनको हार्ड कितना किस डायरेक्शन में वो जाएंगे, वेट के अनुसार, है ना, वेलोसिटी के अनुसार हम उनका डायरेक्शन वगैरह सब निकाल सकते हैं, सब हो जाएगा, ठीक है। ओके बाय।